नमस्कार, आप हैं द हेल्थ टॉक शो पर। मैं हूं लोकेश बुगानी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रोक की। जी नहीं, हम स्ट्रोक क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक नामक बीमारी की। स्ट्रोक जैसे हम आमतौर पर लकवा भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में किसी स्ट्रोक जैसे हम कहते हैं कि किसी को स्ट्रोक हो गया या लकवा हो गया, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। विश्व भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। ये एपिसोड वर्ल्ड स्ट्रोक डे के लिए डेडिकेटेड है। इस एपिसोड का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आप तक जानकारी पहुंचा पाएँ कि स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है, कौन रिस्क फैक्टर्स में है। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए हम आए हैं मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति चिंचुरे, जो कि स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड न्यूरो इंटरवेंशन डॉक्टर हैं। डॉक्टर स्वाति का हम अपने शो पर स्वागत करते हैं। मैडम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू लोकेश। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति चिंसुरे है। मैं मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशंस हूँ। मैं पिछले 6 साल से यहाँ पे हूँ इंदौर में। बेसिकली मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी हूँ। मेरा होम टाउन नांदेड़ है। मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ से ही किया है, और उसके बाद मैंने मेरा स्पेशलिटी रेडियोलॉजी में किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल नागपुर में। और उसके बाद मैंने DNB किया है रेडियोलॉजी में हैदराबाद से। DNB रेडियोलॉजी करने के बाद फिर मैंने DM किया है न्यूरो इंटरवेंशन में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम केरला से। और DM के बाद मैंने 2 फेलोशिप किए हैं, एक मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में और एक इटली मिलान में। और उसके बाद 2-3 जगह पे काम करने के बाद 2015 से मैं अभी मेदांता हॉस्पिटल इंदौर के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे फुल टाइम न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ। दैट्स नाइस टू हियर फ्रॉम। आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट थे, आपने DMRD किया, आपने DNB रेडियोलॉजी जी किया, फिर आपने एक न्यूरो इंटरवेंशन ब्रांच को चूज़ किया। जी और मुझे लगता है कि न्यूरो इंटरवेंशन एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जो कि न्यूरो इंटरवेंशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं या स्ट्रोक होते हैं उस पर काम करती है। क्या मैं सही हूँ? जी, न्यूरो इंटरवेंशन इसे एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक न्यूरो सर्जरी की ब्रांच है। लेकिन न्यूरो सर्जरी जो है वो ओपन सर्जरी होती है। उसमें स्कल वॉल्ट जो ब्रेन का स्कल होता है, ब्रेन के ऊपर हड्डी का कवर होता है, उसको कट करके होता है। और एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी जो उसकी सब स्पेशलिटी है, वो पैर के रास्ते से होता है। एंडोवेस्कुलर मतलब नस के अंदर से। तो ये न्यूरो सर्जरी का ही ब्रांच है, पर इसका पहुंचने का तरीका अलग होता है। हम पैर पे एक छोटी सुई लगा के नस के अंदर से हम दिमाग में जाके प्रोसीजर्स करते हैं। हमारा रोल मेनली स्ट्रोक में होता है, एक्यूट स्ट्रोक में। फिर स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक जो नस के ब्लॉक होने से होता है, और दूसरा होता है नस के फटने से दिमाग में ब्लीडिंग। वो भी एक तरह का स्ट्रोक है, हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो उसमें भी एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी या न्यूरो इंटरवेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हमारा रोल आता है स्टेंटिंग में। दिमाग में जब नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा हार्ट में, हार्ट की नस में, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से हार्ट अटैक आते हैं मरीज को। वैसे अगर ब्रेन की नस में या गर्दन की नस में कोलेस्ट्रॉल जमा होकर नस ब्लॉक हो जाए, तो हमारा रोल आता है, हम लोग एंजियोग्राफी करके वो नस को खोलते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग या फिर इंट्राक्रेनियल स्टेंटिंग, इसमें भी न्यूरो इंटरवेंशन का मेजर रोल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो स्पेशलाइजेशन में काम कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं सर्जिकल की ब्रांच हो सकती है, ये लेकिन एक ये सब सब स्पेशलिटी है स्पेशलिटी है। सर्जरी की, और बट लेकिन मिनिमम इन्वेजिव मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी। मतलब कम चीर फाड़ या के साथ, इसको कम रिस्क के साथ में बिल्कुल, इसमें काम होता है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि कई बार पेशेंट एज के कारण हो या बहुत सारी बीमारियां होती है साथ में, डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर है, हार्ट जिनका कमज़ोर है, दिल की बीमारियां है, तो ऐसे पेशेंट्स
ओपन सर्जरी टॉलरेट नहीं करते हैं, ओके। या फिर किडनी की बीमारियां, या कभी कभी पेशेंट विलिंग नहीं होता है, ओपन सर्जरी के नाम से डर जाते हैं, ब्लड लॉस की रिस्क होती है। तो ऐसे पेशेंट के लिए न्यूरो इंटरवेंशन जो है ये एक तरीके का वरदान है कि हम यहाँ पे पैर के रास्ते से जाते हैं तो ब्लड लॉस नील होता है, मतलब बिल्कुल एक बूंद भी ब्लड लॉस नहीं होता। और क्योंकि ये मिनिमम इन्वेजिव तरीका है बड़ी मेजर बीमारी ट्रीट करने का, तो इसके रिजल्ट्स भी, जैसे दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो इसके रिजल्ट्स भी कम से कम खतरे पर बहुत अच्छे तरीके के रिजल्ट्स उभर कर आए हैं। तो ये तरीका आप बोल सकते हो कि एक मिनिमम इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी है ये। और एक तरीके से जैसे आप इसमें स्पेशलाइज ट्रेन हैं, आपने स्पेशलाइज इसमें डिग्री क्वालिफिकेशन किया है, इसी तरह से इसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल होगा मैडम कि आपको उस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके हॉस्पिटल में चाहिए होगी। तो क्या मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में उस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो आपकी इस ब्रांच में आप काम करती हैं? जी, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में न्यूरो कैथ लैब है। ये एक कैथ लैब ही होता है, पर इसमें और कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि रोड मैप फैसिलिटी या फिर 3D रोटेशनल फैसिलिटी। तो वो सब है यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में। और मैं पिछले 6 साल से हम न्यूरो इंटरवेंशन के सभी सर्विसेज यहाँ पे कर रहे हैं, पेशेंट को ऑफर कर रहे हैं। ओके। तो चूंकि मैडम ये हमारा जो आज इंटरव्यू है या मीट है, ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे के लिए हमने सोचा है, तो आप ये बता सकती हैं हमें कि ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे क्या है और ये देश भर में या वर्ल्ड में क्यों सेलिब्रेट या मनाया जाता है? ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। इसका रीज़न ये है कि अगर आप पब्लिक अवेयरनेस देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी पूरी दुनिया में पब्लिक अवेयरनेस, आप किसी को भी बोलो स्ट्रोक आ गया तो वो लोग सोचते हैं कि हार्ट में स्ट्रोक आ गया है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। इवन अपने बॉलीवुड के मूवीज़ रहते हैं तो वो हार्ट अटैक को दिखाया जाता है, जब किसी कैरेक्टर को उनको मारना है तो वो दिखाते हैं कि हार्ट अटैक आ गया है ना। पर आपने कभी देखा नहीं होगा, आई एम श्योर के किसी मरीज को लकवा आ गया है या स्ट्रोक आ गया। जबकि अगर आप गूगल करोगे कि लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें नंबर 2 कॉज है स्ट्रोक। नंबर 2 कॉज इज स्ट्रोक। इट इज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम उसी पे आएंगे आपके से बात करें कि डिसेबिलिटी फैक्टर जो है, क्योंकि हार्ट अटैक में तो मैडम यूजुअली ऐसा होता है कि व्यक्ति का कुछ प्रोसीजर हुआ और उसकी लाइफ मोबाइल हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन ये चूंकि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है स्ट्रोक, तो डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, फिर रिहैबिलिटेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है तो कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक होता है तो व्यक्ति को कभी चेस्ट पेन होता है, कभी नहीं होता है, या साइलेंट हार्ट अटैक होता है। स्ट्रोक की अर्ली आइडेंटिफिकेशन आम आदमी कैसे कर सकता है, और अगर आम आदमी करता है तो उसकी कौन सी 3, 4, 5 ऐसी चीज़ें होती है कि हम समझे कि स्ट्रोक है, और कितना टाइमलाइन हमारे पास होता है कि हमें पता पड़ गया कि स्ट्रोक है तो हमें क्या एक्शंस लेना चाहिए? जैसे मैंने बताया, स्ट्रोक के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जो कि नस ब्लॉक होने से होता है, और दूसरा होता है नस के दिमाग में फटने से, हीमोरेजिक, नस फटने से हीमोरेजिक स्ट्रोक। अब दोनों के सिम्टम्स अलग है। जो इस्चेमिक स्ट्रोक है उसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि अचानक से पेशेंट को कमज़ोरी आ जाना किसी एक एरिया में, जैसे कि अचानक से पेशेंट का हाथ नहीं उठ रहा है, अचानक से पेशेंट का पैर नहीं उठ रहा है, अचानक से आने वाली बोलने में दिक्कत, या बोलने या समझने में, जो आप बात कर रहे हो वो अचानक से वो समझ नहीं पा रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के। और हीमोरेजिक स्ट्रोक मतलब नस के फटने से जो स्ट्रोक आता है, उसमें ये होता है कि अचानक से पेशेंट को इंटेंस हेडेक हो रहा है, थंडर क्लैप हेडेक बोलते हैं, मतलब इट्स वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम का सबसे ख़राब हेडेक, और उसके साथ उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना। कई बार ये स्ट्रोक जब आते हैं तो इसके 1/3 मरीज जो है वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते। वो इतना खतरनाक होता है कि या तो पेशेंट कॉन्शियसनेस लूज कर देगा या ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के। और मैडम इसमें जैसे आप इस्केमिक स्ट्रोक को सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं? इस्चेमिक स्ट्रोक को पक्षाघात या लकवा मार जाना,
ऐसे बोला जाता ऐसे है। बोला जाता और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेजर स्ट्रोक है, पक्षाघात है, लकवा है, वो आने से पहले 30 to 50% पेशेंट को माइनर स्ट्रोक आ चुका होता है। जैसे 2018 में एक स्टडी हुई थी, उसमें 2018 का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.8 मिलियन लोगों को स्ट्रोक आ चुका था इंडिया में। और उसमें से उन्होंने पाया कि एक चौथाई मरीज, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 मरीजों में माइनर स्ट्रोक मेजर स्ट्रोक से पहले आ चुका था। माइनर स्ट्रोक ऐसा होता है कि ट्रांजिएंट सिम्टम होता है, जिसको ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक बोला जाता है। मतलब कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए पेशेंट को दिक्कत आती है। जैसे कुछ क्षणों के लिए मुझे दिखाई देना बंद हो गया, या मेरा हाथ चलना बंद हो गया, या मैं बात नहीं समझ पाई, या कुछ पलों के लिए मैं बात नहीं कर पाई। ये माइनर स्ट्रोक या रिवर्सिबल स्ट्रोक या इश्चेमिक अटैक, ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और इसे पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मरीजों को अगले 48 से 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिनों में मेजर स्ट्रोक आने का खतरा होता है। तो अगर ऐसे मरीज माइनर स्ट्रोक आते ही स्ट्रोक स्पेशलिस्ट के पास जाए, उनका कंप्लीट इवैल्यूएशन हो जाए, पूरी जांचें हो जाए कि स्ट्रोक क्यों आया, माइनर स्ट्रोक ही सही पर क्यों आया। अगर ये जांच के आप उसको ट्रीट करो, उसको टारगेट करो, उसका ट्रीटमेंट कर लो, तो मेजर स्ट्रोक जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो, वो आने से आप बच सकते हो। तो अगर स्ट्रोक आया है तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें या 4 चीज़ें होती हैं जो इमीडिएटली कर सकते हैं? क्या आम तौर पे कोई इसका फर्स्ट ऐड होता है जो घर पे फर्स्ट ऐड दिया जा सकता है नॉर्मली, या हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो अगर हॉस्पिटल भी जाना चाहिए तो किस कैटेगरी या किस टाइप के हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे या उस लेवल का एक्सेस ऑफ केयर उस व्यक्ति के पास है कि नहीं, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। स्ट्रोक में आपको सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहचानो कि वो स्ट्रोक है। कई बार जैसे पेशेंट को चक्कर आते हैं या बात नहीं कर पा रहा है, तो मरीज़ और उसके रिलेटिव्स ये सोचते हैं कि ये ट्रांजिएंट कुछ बीमारी है, थोड़ा आराम कर लेगा हाँ। तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जब सोचते हो कि पेशेंट आराम करेगा, तो एक्चुअली यू आर लूजिंग गोल्डन विंडो, गोल्डन आवर्स, व्हाट आर द गोल्डन गोल्डन ओवर्स आवर्स? होते हैं। तो इसमें इनिशियल कुछ घंटे जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स माने जाते हैं। अगर मरीज़ हमारे पास 4 घंटे के अंदर पहुंच जाता है, तो उसमें एक दवाई दी जाती है, थ्रोम्बोलाइसिस की दवाई, थ्रोम्बोलाइटिक, जो खून को पतला करती है। और अगर उससे भी बियॉन्ड, कभी 6 घंटे कभी 8 घंटे में मरीज़ आ जाता है, तो कई बार हम दिमाग की एंजियोग्राफी करके जो नस बंद है उसको खोल लेते हैं, उसको थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर कर बोलते हैं। तो वो 8 घंटे में होता है। तो इनिशियल 6 से 8 घंटे को हम गोल्डन आवर्स मानते हैं। तो कई बार पेशेंट घर में ही ये 6 से 8 घंटे वेस्ट कर देता है। तो आपको ये करना है कि जो फर्स्ट सिम्टम आए, जैसे किसी को कुछ पल के लिए ही सही, ट्रांजिएंट ही सही, माइनर वीकनेस ही सही, पर आपको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है। प्राइमरी एड का ज़्यादा रोल है नहीं इसमें, प्राइमरी एड करने का, अगर फर्स्ट एड का कोई रोल है नहीं। आपको जल्द से जल्द पास के फिजिशियन के पास या पास के हॉस्पिटल में पहुंचना है, वहाँ पे किसी फिजिशियन को दिखाना है। और अगर आप विंडो पीरियड में हैं, जैसे स्ट्रोक इनिशिएशन से लेके 4 घंटे तक है, तो आपको टीपीए करके जो ब्लड थिनर होता है, थ्रोम्बोलाइसिस की दवाई, वो लेनी चाहिए। वो डॉक्टर्स के वो मार्गदर्शन पे डॉक्टर आपको के लेना मार्गदर्शन चाहिए में लेनी चाहिए। और आपको एक क्वालिफाइड अच्छे सेटअप पे जाना चाहिए ताकि आपके जो गोल्डन आवर्स है वो वेस्ट ना हो। या जैसा कि मैडम बता रही है 6 से 8 घंटे स्ट्रोक में गोल्डन आवर्स माना जाता है। किसी को अगर रात को 11-12 बजे सोते समय नींद में स्ट्रोक हुआ है, सुबह उठते उठते उसके गोल्डन आवर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन यही होना चाहिए उनके लिए कि नज़दीकी अस्पताल में जाकर के उसको इलाज इलाज करें। शुरू कराएं। और कौन से लोग होते हैं मैडम इसमें जो हाई रिस्क पे होते हैं? इसमें 3 ग्रुप है जो हाई रिस्क होता है। एक तो है हाइपरटेंशन। इंडिया में जितने स्ट्रोक के मरीज आए मिले हैं, उसमें से 50% मरीजों में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर था। अब अनकंट्रोल्ड का मतलब है ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है, इसके ऊपर 140/90 के ऊपर अगर बीपी होता है तो हम उसको अनकंट्रोल्ड कहते हैं।
तो हाइपरटेंशन ये मोस्ट कॉमन रीज़न है। दूसरा होता है स्मोकिंग। आजकल जैसे मैं पढ़ाई जब कर रही थी 2008-9 में, जब ट्रेनिंग ले रही थी न्यूरो इंटरवेंशन का, तब हमें बताया गया था कि स्ट्रोक ओल्ड एज में ही होता है। पर आज जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रोक पेशेंट यंग होते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल। इसका मेन रीज़न है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। ये स्ट्रोक का रीज़न है। दोनों ही, इस्चेमिक स्ट्रोक हो, हिमोरेजिक स्ट्रोक हो, दोनों के ही लिए स्मोकिंग एक बहुत हाई रिस्क फैक्टर होता है। तीसरा होता है आजकल का जो अनियमित दिनचर्या है, तनावपूर्ण लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन है, बाकी कोमॉर्बिडिटीज है एसोसिएटेड विथ सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है। अल्कोहल का उतना ज़्यादा रोल इस्चेमिक स्ट्रोक में नहीं है, पर स्मोकिंग के साथ बहुत हाईली एसोसिएटेड है स्ट्रोक। तो बाकी कोमॉर्बिडिटी जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, किसी को फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल है या फैमिलियल जेनेटिक हिस्ट्री है यंग स्ट्रोक की, जैसे फैमिली में 2 से अधिक लोगों को यंग एज में स्ट्रोक हुआ है, ऐसे मरीज एट हाईएस्ट रिस्क होते हैं स्ट्रोक के लिए। तो हेरिडिटरी फैक्टर भी इसमें काम करता है। हेरिडेटरी फैक्टर भी है इसमें। ओके, तो मैं बस आपसे एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जो कि न्यूरो इंटरवेंशन है डॉक्टर साहब जी, इसका स्ट्रोक में क्या स्पेशलाइज्ड रोल है, और इससे पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो सकते हैं इस टेक्नोलॉजी और आपके स्पेशलाइजेशन से? जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक्यूट स्ट्रोक होता है तो जो टीपीए या थ्रोम्बोलाइसिस देने की विंडो है वो 4 घंटे की है। अगर वो निकल पर जाती है, वो ऑलमोस्ट ऑलवेज निकल जाती है, क्योंकि बाय द टाइम पेशेंट को समझ में आता है स्ट्रोक है, उसके रिलेटिव्स इधर उधर कॉल करते हैं कि भाई कहाँ जाना है, जब तक वो संभल पाए आपका 4 घंटे का विंडो ऑलमोस्ट निकल चुका है या निकलने पे है। ये पहली बात। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको ब्लड थिनर हम नहीं दे सकते, एक्टिव ब्लीडिंग है, पाइल्स है, या जिनकी मेजर सर्जरी हुई है, तो ऐसे मरीजों को, या फिर जो ऑलरेडी ब्लड थिनर पे, एंटीकोएगुलेशन पे है, ऐसे मरीजों को टीपीए नहीं दे सकते। तो ऐसे यहाँ पे मेरा रोल आता है, न्यूरो इंटरवेंशन का रोल आता है। हम क्या करते हैं ऐसे मरीजों में, या फिर जो डिलेड आए हैं हमारे पास, कई बार हमारे पास मरीज भोपाल से आते हैं, दूर से आते हैं, कहीं आजू बाजू के एरिया से आते हैं, तो जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं ऑलरेडी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हो चुके हैं। तो ऐसे डिलेड मरीजों में हम इमेजिंग करते हैं, उसमें से कुछ पेशेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं जिनको अगर नस खोली जाए तो फ़ायदा होगा। स्ट्रोक में ऐसा होता है कि जब स्ट्रोक होता है, कोई नस दिमाग की या गर्दन की बंद हो गई, तो कुछ दिमाग की कोशिकाएं तुरंत ही मर जाती है, पर कुछ कोशिकाएं अगर आप नस को खोल दो किसी तरह से, ब्लड सप्लाई नॉर्मल करो, तो वो पुनर्जीवित हो सकती है। तो ऐसे मरीजों को हम सेलेक्ट करते हैं सीटी स्कैन करके, जिनमें अभी भी ब्रेन टिश्यू में डैमेज हुआ नहीं है, और ऐसे मरीजों की हम एंजियोग्राफी करते हैं पैर के रास्ते से। पैर पे एक छोटी सुई लगाते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है वैसे गर्दन और ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं पैर के रास्ते से। और जो नस ब्लॉक है उसके अंदर जाके हम क्लॉट को खींच के बाहर निकालते हैं, इसे थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि बिना ब्लड लॉस कुछ मिनटों में, ये कुछ मिनटों का प्रोसीजर होता है, जैसे 3 से 4 मिनट में एक बार एंजियोग्राफी कर ली, पहचान लिया कौन सी नस ब्लॉक हुई है, तो आगे 4 से 5 मिनट मैक्सिमम हमें लगते हैं। अंदर जाके वो क्लॉट को हमें स्टेंट की मदद से हम निकाल देते हैं, तो खून की सप्लाई जो है वो पहले जैसी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और ऑन टेबल पेशेंट को लकवा जो है वो रुक जाता है, पेशेंट हाथ पैर चलाने लगता है, फर्दर डैमेज भी रुक जाता है, फर्दर डैमेज रुक जाता है। और आगे जैसे कई बार लकवे के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक पेशेंट बेड रिडन रहेगा, तो वो कोमॉर्बिडिटी होती है पेशेंट को, बेड रिडन पेशेंट को जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो सब आप अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग न्यूरो इंटरवेंशन। और इसमें ऐसे कुछ 1-2 केसेस आप हाईलाइट करना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि मोस्टली पेशेंट्स लेट आते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स के कारण,
कितना लेट कोई आपके पास पेशेंट आया होगा? अभी जो रिसेंट गाइडलाइन है वो है कि सेलेक्टेड पेशेंट में आप 24 आवर्स तक थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हो। मतलब कुछ पेशेंट्स में जैसे यंग पेशेंट है या फिर ब्रेन बहुत अच्छा है उनका, है ना, ऐसे पेशेंट को हम इमेजिंग सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन करके आइडेंटिफाई करते हैं। और हमारे पास जितने मरीज आते हैं उसके ऑलमोस्ट 60% मरीज को हम ये ऑफर करते हैं कि इनिशियल 24 आवर्स में थ्रोम्बेक्टोमी ऑफर करते हैं हम। तो इसमें हम इनकी एंजियोग्राफी करके नर्स को खोल देते हैं और ऐसे मरीजों में हमारा सक्सेस रेट 70 से 80% है। 70 to 80%। 70 to 80% सक्सेस रेट है। तो मतलब ये है कि अगर हमारे पास आज एक व्यक्ति आया है जो 25-30 के मिडिल एज का है, जी स्मोकर है, यंगस्टर है, मे बी किसी कंपनी में काम करता है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लास्ट 2 सालों से, और उसको ऐसा स्ट्रोक हुआ और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, फिर भी आपने 24 आवर के पहले आपके पास आ गया, जी तो आप उसको मोबिलाइज कर पाए, उसको बचा पाए, ताकि वो जी रिहैबिलिट होकर वापस से अपने काम पे, अपने फैमिली लाइफ पे, अपने जी लाइफस्टाइल पे वापस जा जी पाए। जी ओके। ऐसे केसेस जो ओल्ड एज के होते हैं, 55 साल 50 साल के, जी। जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और दिल की भी कुछ बीमारियां हैं, उसमें न्यूरो इंटरवेंशन कितना और कारगर हो सकता है? जी हमने जैसे आपने बताया आज कि तक जी रिहैबिलिटेशन की जरूरत कम पड़ती है, जी बेड रिडन कम होते हैं, ऐसे कोई एक जी और कॉम्प्लिकेट? पिक्चर है मेरे पास ये केस का। तो यहाँ पे इनकी लेफ्ट साइड की नस यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एकदम सडनली बंद हो चुकी है, पूरी बंद हो चुकी है ये। ओके। और इसके अंदर ये इस तरह से स्टेंट होता है, ये स्टेंट डाल के हमने खोल दी। तो 10 मिनट के अंदर ये नस हम खोल पाए, लेकिन जब तक ये नस पूरी खुल पाई 8 घंटे हो चुके थे। तो उस दिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई उनकी लकवे में, पर दूसरे दिन से ही माताजी का हाथ उठने लगा और इनको 5वें दिन हमने घर भेजा और वो खुद के पैर से चलते हुए घर गई। क्या बात? जब वो आई थी तो उनकी पावर जो थी वो 0 थी, बिल्कुल ना हाथ उनका उठ रहा था ना पैर उठ रहा था, ना वो बात समझ पा रही थी। बात कर तो रही थी पर जब आप कुछ सवाल पूछो तो वो समझ नहीं पा रही थी। तो इस केस में जैसे ही हम नस खोलने में सक्सेसफुल रहे, आंटी जी रात में ही बात करना शुरू कर दिया था उन्हें, और 5वें दिन जब हमने भेजा तो वो खुद के पैर से चलते हुए गई थी। तो ओल्ड एज में भी, क्योंकि ठीक है उनकी लाइफ अभी कम बाकी है, जैसे आगे वो मे बी जैसे एवरेज एज जो होता है इंडियन फीमेल का आजकल 80 साल तक है, तो आगे लाइफ बची नहीं है, पर अगर उस जितनी बची है उसमें Mobility भी है। इफ शी इज इंडिपेंडेंट इन दैट पीरियड True। तो उनका लाइफ क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ स्ट्रोक के पेशेंट्स को मिले। जैसा हम डॉक्टर स्वाति से बात कर रहे हैं कि न्यूरो रेडियोलॉजी इंटरवेंशन जो इस पे स्पेशलाइजेशन इनका है, जो ये काम करती हैं, इसमें अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो ज़रूर हमें इस टेक्नोलॉजी का, इस स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा लेना चाहिए। एक चीज़ और आपसे पूछना है कि एन्युरिज्म की एक टर्म मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी थी जो आपकी न्यूरो रेडियोलॉजी में काम आती है। एन्युरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म ये एक नस का गुब्बारा होता है, और दिमाग के अंदर जो नस होते हैं, अपने खून सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें गुब्बारा बन जाता है। और मोस्टली लाइक 99% ऑफ एन्यूरिज्म्स हमारे पास जो आते हैं वो नस फट के आते हैं। जहाँ पे वो गुब्बारा बनता है वो एक वीक स्पॉट होता है और वो फटने से दिमाग में ब्लीडिंग होती है, और ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो इसको ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है परंपरागत सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी, जो ओपन न्यूरो सर्जरी होता है, न्यूरो सर्जन्स करते हैं। उसमें स्कल वॉल्ट खोला जाता है और जहाँ पे नस फटी है वहाँ पे क्लिप लगा के उसको बंद करा जाता है। पर इसमें कुछ रिस्क होती है। एक तो ओपन सर्जरी है, ब्लड लॉस का रिस्क होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए उसका रिस्क होता है, और कई बार एन्यूरिज्म के पेशेंट मोस्टली 60+ होते हैं, तो उनको बाकी की बीमारियां भी होती है जिसके कारण वो अनफिट होते हैं सर्जरी को। तो ऐसे पेशेंट्स में हमारा रोल आता है, हम पैर के रास्ते से एंजियोग्राफी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ से वो नस फटी है, और उसके बाद अंदर के रास्ते से ही जहाँ से नस फटी है उसको हम सील कर देते हैं। कभी हम कॉइल्स डाल के सील करते हैं, कभी कभी स्टेंट की मदद लेनी पड़ती है। तो इस तरह से पैर के रास्ते से ही बिना एक बूंद भी खून गवाए, बिना टाके के हम ये प्रोसीजर करते हैं।
और मेजर सर्जरी इस तरह से अवॉइड होती है। और दुनिया भर के लिटरेचर में जो मिनिमम इन्वेजिव न्यूरो इंटरवेंशन तरीका है उसका रिजल्ट ओपन न्यूरो सर्जरी से कई गुना अच्छा है। ऐसे मरीज को हॉस्पिटल में स्टे भी कम होता है क्योंकि मिनिमम इन्वेजिव तरीका है, तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहने का जो पीरियड है वो भी कम होता है और ऐसे मरीज जल्दी एम्बुलेट हो जाते हैं, मतलब जल्दी से आप उनको चला सकते हो, खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मिनिमम इन्वेजिव तरीका होता है। तो देखिए, हम समझ रहे हैं अभी कि स्ट्रोक कितना गंभीर है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने जीवन के आसपास में फैमिलीज ने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको लगवाया है, देर से हॉस्पिटल पहुँचे हैं, रिहैबिलिटेशन चल रहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है, ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से यही निवेदन है कि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आए, आपको अर्ली डिटेक्शन पता है, आजकल इंटरनेट पे इतना सारा ज्ञान अवेलेबल है, आप उसको फाइंड आउट करिए, समझिए और अपने आसपास के लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। क्योंकि कभी भी आपको राह चलते भी ऐसे लोग दिखेंगे जिनको स्ट्रोक आया है, बुजुर्ग हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ऑफिस से बैठे हैं या वॉक कर रहे हैं कहीं पर, आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने उनकी मदद की और सही टाइम पे वो हॉस्पिटल पहुँचे अपनी फैमिली के थ्रू या आपके थ्रू, तो उनकी जान बचेगी और उनकी मोबिलिटी भी जल्दी इम्प्रूव होगी। मैडम, आपका कुछ फाइनल टेक अवे आप बताएंगी वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, स्ट्रोक आपको इतना याद रखना है कि इसमें टाइम विंडो है। स्ट्रोक अगर जल्दी आप आइडेंटिफाई करो, जल्द से जल्द सही अस्पताल पहुंचो, तो ये लकवा जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो। इसके एक सिनोनी ये है FAST, फास्ट। F फॉर फेस, चेहरे में टेढ़ापन आ जाना। A फॉर आर्म, अगर किसी इंसान को सडनली आर्म ड्रूप हो गया है, मतलब हाथ नहीं उठ रहा है या पैर नहीं उठ रहा है। S फॉर स्पीच, सडनली किसी को बात समझने में या बात करने में दिक्कत आ रही है। तो T से आपको टाइम नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द आपके जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे फिजिशियन अवेलेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं न्यूरोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन की अवेलेबिलिटी हो, दैट्स इनफ। कम से आप कम वहाँ पे पहुँचो और वहाँ से फिर आपको सही दिशा में आपकी ट्रीटमेंट होगी। तो मैडम, आपको टाइम नहीं गंवाना है, बस टाइम नहीं गंवाना। ब्रेन इज टाइम, टाइम इज ब्रेन। टाइम इज ब्रेन। तो मैडम, क्या कह रही हैं कि आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए, आपके आसपास, वहाँ जाइए। नहीं एक्सेस हो पा रहा तो कम से कम फिजिशियंस के पास जाइए पर इलाज शुरू करवाइए, ताकि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से वो बात करके आगे की प्रोसीजर वो कर सके। तो व्यूअर्स, दिस वाज प्रोग्राम टुडे विद डॉक्टर स्वाति चिंचुरे। शी इज़ कंसल्टेंट इन मेदांता हॉस्पिटल इंदौर and specialization in neurointervention neurology. And on the World Stroke Day, we request you all to take care of yourself and identifying stroke and taking proper actions if stroke is happening to any of your individuals. Please take care of yourself. Namaskar. नमस्कार।